नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत ही दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरेंगे। ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, यहाँ तक कि हम खुद आखिर बने किस चीज़ से हैं? इसका जवाब हमें ले जाता है पदार्थ के सबसे छोटे, सबसे फंडामेंटल कणों की दुनिया में, यानी परमाणु और अणु। ये एक ऐसा सवाल है पता है जो हम इंसान हजारों सालों से पूछते आ रहे हैं। अपने आसपास की चीजों को देखिए जरा। एक कुर्सी है, पानी का गिलास है, हवा जिसे हम महसूस करते हैं। ये सब एक दूसरे से कितने अलग लगते हैं, पर क्या इन सब के अंदर कोई एक जैसी कोई कॉमन चीज छिपी हो सकती है? तो बस आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे पुराने जमाने के विचारों से और फिर देखेंगे कि कैसे साइंस ने इन विचारों को नियमों में बदला। फिर हम मिलेंगे डाल्टन के रेवोल्यूशनरी थ्योरी से और आखिर में परमाणु और अणु की दुनिया में गोता लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पदार्थ आखिर बना किससे है? ये सवाल बहुत पुराना और बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक साइंटिफिक क्वेश्चन नहीं था, बल्कि एक फिलॉसफिकल खोज भी थी। इससे पहले कि वैज्ञानिक अपनी लैब्स में कुछ प्रयोग करते, दुनिया के महान विचारकों ने अपने मन में ही पदार्थ को तोड़ना शुरू कर दिया था। कहानी शुरू होती है आज से करीब करीब 2500 साल पहले। भारत में एक दार्शनिक थे, महर्षि कणाद, जिन्होंने कहा कि अगर हम किसी भी चीज को तोड़ते जाएं तो आखिर में एक ऐसा छोटा सा कण बचेगा जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता। उन्होंने उसे नाम दिया परमाणु। कमाल की बात यह है कि लगभग उसी दौरान ग्रीस में डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस नाम के दार्शनिक भी ठीक इसी नतीजे पर पहुंचे और उन्होंने उस कण को एटमोस कहा, जिसका मतलब भी यही था, जिसे काटा ना जा सके। ये सिर्फ एक सोच थी, पर आने वाले साइंस के लिए ये एक नींव का पत्थर साबित हुआ। अब कहानी में आता है एक बड़ा मोड़। 18वीं शताब्दी में अब सिर्फ सोच विचार की बात नहीं थी, अब दौर था एक्सपेरिमेंट्स का, प्रयोगों का। एंतवान लेवेज़िये और जोसेफ प्राउस्ट जैसे वैज्ञानिकों ने उन नियमों को खोज निकाला जो ये बताते हैं कि अलग-अलग तत्व यानी एलिमेंट्स आपस में जुड़कर यौगिक यानी कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं। चलिए इन नियमों को समझते हैं। तो पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसे समझने के लिए जरा इस क्लासिक एक्सपेरिमेंट को देखिए। यहाँ हमारे पास एक फ्लास्क है और उसके अंदर एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब लटक रही है। फ्लास्क में एक केमिकल Y का घोल है और टेस्ट ट्यूब में दूसरे केमिकल X का। अब देखिए ये प्रयोग होता कैसे है। सबसे पहले रसायनों को बिना मिलाए हम इस पूरे फ्लास्क का वजन कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम फ्लास्क को थोड़ा टेढ़ा करते हैं ताकि दोनों केमिकल्स आपस में मिल जाएं और उनके बीच एक केमिकल रिएक्शन हो जाए। और फिर जब रिएक्शन पूरा हो जाता है, हम फ्लास्क को दोबारा तौलते हैं। तो नतीजा क्या निकलता है? कमाल की बात यह है कि रिएक्शन से पहले का वजन और रिएक्शन के बाद का वजन बिल्कुल बराबर होता है। न 1 ग्राम कम, न 1 ग्राम ज्यादा। ये इस नियम को एकदम साफ साफ साबित कर देता है। तो ये पहला नियम हमें क्या बताता है? ये बताता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में द्रव्यमान यानी मास को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही खत्म किया जा सकता है। जितना मास आप शुरू में लेते हैं, रिएक्शन के बाद भी आपको ठीक उतना ही मास मिलेगा, बस हो सकता है कि उसका रूप बदल गया हो। अच्छा, चलिए अब दूसरे नियम पर आते हैं। ये है स्थिर अनुपात का नियम या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ये नियम कहता है कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा वजन के हिसाब से एक फिक्स रेशियो में ही पाए जाते हैं। आप इसे एक तयशुदा रेसिपी की तरह समझ सकते हैं, जिसके इंग्रेडिएंट्स की मात्रा कभी नहीं बदलती। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पानी। आप पानी कहीं से भी ले लीजिए, नदी से, समुद्र से या फिर अपनी लैब में बना लीजिए। उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वजन का अनुपात हमेशा 1:8 ही रहेगा। मतलब अगर आप 9 ग्राम पानी को अलग अलग करेंगे तो आपको हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही मिलेंगी। ये अनुपात कभी कभी नहीं बदलता। और ये नियम सिर्फ पानी पर ही नहीं, सब पर लागू होता है। जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात हमेशा 14:3 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 3:8 होता है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है जो हर कंपाउंड के लिए सच है। तो अब हमारे पास 2 पक्के वैज्ञानिक नियम थे, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी था कि आखिर इन नियमों की वजह क्या है? मास हमेशा सेम क्यों रहता है और ये रेशियो हमेशा फिक्स क्यों रहता है? इन क्यों का जवाब देने के लिए एक वैज्ञानिक सामने आए
जिन्होंने हजारों साल पुराने परमाणु के विचार को इन नए वैज्ञानिक नियमों से जोड़ दिया। ये थे जॉन डाल्टन, एक इंग्लिश केमिस्ट। डाल्टन ने एक ऐसी क्रांतिकारी थ्योरी दी जिसने केमिस्ट्री की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने पदार्थ की बनावट को समझाने के लिए एक मॉडल पेश किया जिसे आज हम डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। डाल्टन के थ्योरी ने उन दोनों नियमों को बड़े ही शानदार तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि हर पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, और ये परमाणु अविभाज्य हैं, मतलब इन्हें न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। अब सोचिए, अगर रिएक्शन में परमाणु न तो बन रहे हैं न ही खत्म हो रहे हैं तो कुल वजन तो बराबर रहेगा ही। ये हो गई द्रव्यमान संरक्षण के नियम की एक्सप्लेनेशन। फिर उन्होंने कहा कि अलग अलग तत्व जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग तरह के परमाणुओं से बने हैं, और जब ये जुड़कर पानी जैसा कोई कंपाउंड बनाते हैं तो हमेशा एक फिक्स रेशियो में ही जुड़ते हैं। और बस यही था स्थिर अनुपात के नियम का राज। तो डाल्टन ने हमें पदार्थ के उस सबसे बुनियादी कण से साइंटिफिकली मिलवाया। तो चलिए अब इस परमाणु को ही थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। आखिर ये परमाणु होता क्या है? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक दीवार के बारे में सोचना। जैसे एक दीवार अनगिनत ईंटों को जोड़कर बनती है, ठीक वैसे ही दुनिया की हर चीज, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस, अनगिनत परमाणुओं से बनी है। परमाणु ही पदार्थ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। पर ये परमाणु आखिर कितने बड़े होते हैं? इसका जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। ये इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इनके साइज को नैनोमीटर में नापा जाता है। आप अंदाजा लगाइए, अगर आप लाखों परमाणुओं को एक के ऊपर एक रखते जाएं, तब जाके वो कागज की एक पतली सी शीट जितनी मोटाई बना पाएंगे। चलिए इनके आकार की एक तुलना करते हैं। अगर एक हाइड्रोजन का परमाणु इतना छोटा है तो पानी का अणु उससे 10 गुना बड़ा है। रेत का एक कण उससे भी 1,00,000 गुना बड़ा, और एक चींटी तो उससे भी 1000 गुना बड़ी है। हम इनके साइज की ठीक से कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो चीज कभी सिर्फ एक कल्पना थी, आज हम उसे देख सकते हैं। आज हमारे पास ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जैसे स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, जिसकी मदद से हम किसी तत्व की सतह पर मौजूद एक एक परमाणु की तस्वीरें ले सकते हैं। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सिलिकॉन की सतह है, और ये जो गोल गोल धब्बे दिख रहे हैं, ये असल में सिलिकॉन के परमाणु हैं। अच्छा, परमाणु के बारे में एक और दिलचस्प बात ये है कि वे ज्यादातर अकेले नहीं रहते। वो आपस में जुड़कर हमारे आसपास की दुनिया को बनाते हैं, और इसी जुड़ाव से बनते हैं अणु और आयन। तो ये अणु या मॉलिक्यूल क्या है? बहुत ही सीधी भाषा में, अणु 2 या 2 से ज्यादा परमाणुओं का एक समूह है जो आपस में केमिकली जुड़े होते हैं। ये किसी भी पदार्थ का वो सबसे छोटा कण है जो आज़ादी से रह सकता है और उसमें उस पदार्थ की सारी प्रॉपर्टीज होती। किसी एक अणु में कितने परमाणु हैं, इसे उसकी परमाणुकता यानी एटोमिसिटी कहते हैं। कुछ तत्व जैसे आर्गन एक परमाणुक होते हैं, मतलब उनका एक अकेला परमाणु ही आज़ाद रहता है। ऑक्सीजन, जिससे हम सांस लेते हैं, वो द्विपरमाणुक है, यानी उसके अणु में 2 परमाणु O2 होते हैं। इसी तरह फॉस्फोरस चतुह परमाणुक P4 होता है और सल्फर बहुपरमाणुक S8 होता है। और आखिर में आयन क्या होता है? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि किसी परमाणु पर एक तरह का इलेक्ट्रिकल चार्ज आ जाता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। बस इन्हीं चार्ज वाले कणों को हम आयन कहते हैं। आयन केमिस्ट्री की दुनिया में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, जिसके बारे में हम आगे और विस्तार से जानेंगे। तो चलिए फटाफट से एक बार देख लेते हैं कि आज के सफर में हमने क्या क्या सीखा। पहली बात, दुनिया की हर चीज परमाणुओं से बनी है। दूसरी, केमिकल रिएक्शंस कुछ पक्के नियमों को फॉलो करते हैं। तीसरी, डाल्टन की थ्योरी ने परमाणु के आइडिया को एक मजबूत वैज्ञानिक आधार दिया। चौथी, परमाणु अविश्वसनीय रूप से छोटे हैं, लेकिन वही हर चीज की नींव है। और पांचवी बात, यही परमाणु आपस में जुड़कर अणु और आयन बनाते हैं, जिनसे हमारे आसपास की दुनिया बनी है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो टारगेट विद अमित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही इजी और डिटेल्ड वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।